राजा महेंद्र प्रताप प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका, दुनिया के इतिहास का सबसे घातक संघर्ष, चारों ओर मौत का तांडव, अविश्वास और वैमनस्य। भारत औपनिवेशिक शासन के अधीन, युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था लगभग दिवालिया। गांधी द्वारा इस युद्ध में भारतीय सैनिकों को भेजने के लिए अभियान चलाया जाना। युद्ध में हमारे 50,000 सैनिकों की दर्दनाक मौत। $65,000 का बुरी तरह जख्मी होना। सैनिकों का विदेशी जेल में यातना सहना, और इस सेवा का इनाम ब्रिटिश सरकार ने हमें जलियांवाला बाग नरसंहार जैसे घिनौने कृत्य से दिया। ऐसे कठिन समय में भारत के वो महान राष्ट्रनायक इतिहास रच रहे थे। ब्रिटिश सत्ता को मूल से उखाड़ फेंकने के लिए 1 दिसंबर 1915 को काबुल में बनाई भारत की पहली निर्वासित सरकार प्रामाणिक साक्ष्यों से झांकती ये कहानी है महान राष्ट्रनायक राजा महेंद्र प्रताप की, जिनको सारा विश्व राजा साहब के नाम से जानता था। आइए राजा महेंद्र प्रताप के बारे में जानने के लिए लौटते हैं 138 साल पहले, जहां 1 दिसंबर 1886 को उत्तर प्रदेश के ब्रिज क्षेत्र में चंद्रवंश ठेनुआ तोमर के एक राजा परिवार में एक राजकुमार का जन्म हुआ। इस युवा राजकुमार को इतिहास राजा महेंद्र प्रताप के नाम से जानता है, जो अपने चारों तरफ शान और शौकत और ताकत से घिरे थे, और जिन्हें दौलत और रुतबे की विरासत हासिल करने के लिए हाथरस राज परिवार ने युवराज घोषित किया था। वृंदावन में अपने परिवार के भव्य महल में रहते हुए उन्होंने अपना बचपन वैभव और ऐश्वर्य में बिताया। लेकिन इन राजसी विलासिता के बावजूद युवा महेंद्र प्रताप का मन निरंतर विचलित रहता। ब्रिटिश शासन के अधीन देशवासियों की पीड़ा देखकर उनका हृदय व्यथित हो उठता था। आर्य संस्कृति और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर उन्होंने अपने बचपन से ही अपने मन में लोगों के लिए स्वतंत्रता और एकता लाने की गहरी इच्छा का विकास किया। इस महान संवेदनशील राजकुमार के हृदय में एक क्रांतिकारी भावना थी, एक ऐसी उद्दाम भावना जो निजी लाभ के बजाय पूर्ण स्वतंत्रता, आपसी एकता और मानवीय न्याय की चाह रखती थी। वर्ष 1902 में 16 वर्ष की उम्र में युवराज महेंद्र प्रताप का हरियाणा के जींद राज्य की राजकुमारी बलवीर कौर से विवाह हुआ, जिससे उनकी शाही स्थिति और सुदृढ़ हो गई। लेकिन उनके अपने देश को ब्रिटिश रूल से मुक्ति के सपने ने उन्हें उनके राज्य की आरामदायक जिंदगी से दूर कर दिया। अपने आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता का एक अद्भुत प्रदर्शन करते हुए उन्होंने यूरोप के कई स्कूलों का दौरा किया, जिसमें लंदन, बर्मिंघम, लीड्स, मैनचेस्टर, एडिनबरा, पेरिस, बर्लिन और ज्यूरिख की यात्राएं शामिल थीं। विदेशों से अर्जित ज्ञान के चलते उन्होंने प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की, जो देश का विशिष्ट तकनीकी कॉलेज है, और अपने ही महल को शिक्षा और सशक्तिकरण का केंद्र बनाने के लिए दान कर दिया। ये कोई साधारण कॉलेज नहीं था, ये आत्मनिर्भरता और वैचारिक क्रांति की अलख जगाने की एक ऐसी किरण थी, जो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक चुनौती और स्वतंत्र भारत के उनके सपने की जबरदस्त अभिव्यक्ति थी। शिक्षा के महत्व को समझते हुए राजा साहब ने भारत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बड़ा दान दिया। दलितों के उत्थान के लिए 1906 में
निर्बल सेवक समाचार पत्र निकला और ताउम्र दलितों के उत्थान के लिए कार्य करते रहे। पूरी दुनिया में घट रही घटनाओं पर भी राजा साहब पैनी नजर रखते थे, जिसके चलते इन्होंने 1911 में बाल्कन युद्ध में भी भाग लिया। 20 दिसंबर 1914 को चांदनी रात में राजा साहब ने एक साहसिक फैसला लिया और अपने वतन को आजाद कराने के लिए देश को छोड़ दिया और एक ऐसे सफर की शुरुआत की जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। अपनी यात्रा के पहले चरण में वे देहरादून, मुंबई, स्विट्जरलैंड, रोमानिया से होते हुए 10 फरवरी 1915 को बर्लिन पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात जर्मन चांसलर कैसर विल्हेम द्वितीय से हुई। उसके बाद तुर्की और इराक के रास्ते अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान काबुल पहुंचे। इस यात्रा के दौरान वे सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिले और 1 दिसंबर 1915 को उन्होंने ब्रिटिश शासन को चुनौती देते हुए भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की और 12,000 सैनिकों के साथ एक निर्वासित सरकार की स्थापना की, जिसके वे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उनके इस साहसिक कार्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और अशोक महान के अखंड भारत के प्राचीन दृष्टिकोण की प्रतिध्वनि थी। एक अविभाजित भारत जो आत्मा और शक्ति में एकजुट होने के लिए बेचैन था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता के अमर नायक के साथ इतिहासकारों ने अन्याय किया। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में बनाई गई अस्थायी सरकार को तो जानते हैं, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप द्वारा 27 साल पहले बनाई पहली निर्वासित सरकार का इतिहास के किसी पन्ने में जिक्र नहीं, जबकि आजाद हिंद फौज को समर्थन देने वाले वही देश थे जिन्होंने राजा साहब की सरकार को समर्थन दिया था। राजा महेंद्र प्रताप के क्रांतिकारी मिशन ने लगभग 18 देशों का ध्यान आकर्षित किया। जर्मनी, रूस, ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान और जापान जैसे देश शामिल थे। उन्हें एक निर्भीक नेता और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में मान्यता मिली और उन्होंने दुनिया भर में समान विचारधारा वाले स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर कार्य किया, जो भारत की स्वतंत्रता की नींव में मील का पत्थर बन गया। पूरी दुनिया में उनका प्रभाव गैरीबाल्डी और लेनिन जैसे नेताओं के योगदान के समानांतर था। फिर भी उनका नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में हमेशा गुमनाम रहा। राजा महेंद्र प्रताप में सिर्फ एक क्रांतिकारी भावना ही नहीं थी, वे एक दार्शनिक और दूरदर्शी महामानव थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब उन्होंने पाया कि युद्धों से सिर्फ मानवता का विनाश ही संभव है, तो 1916 में उन्होंने प्रेम धर्म की स्थापना की, जो एक विभाजित दुनिया के लिए एकता और शांति का संदेश था। 1918 में अमेरिका में राजा साहब ने नस्लीय भेदभाव पर भी कार्य किया। मानवता के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए उन्होंने एक समय में अपना नाम बदलकर पीटर पीर प्रताप सिंह रख लिया था। उनके द्वारा प्रस्तावित शिक्षाएं बर्लिन से लेकर लिपचिंग तक लगातार फैली और लोगों को उस विनाशकारी विभाजन और संघर्ष से ऊपर उठने के लिए निरंतर प्रेरित करती रहीं। राजा साहब पैन एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक भी थे। एशिया के एकीकरण के साथ साथ राजा साहब वसुधैव कुटुंबकम के श्लोक को भी चरितार्थ करते हुए नजर आते हैं। मानवता की रक्षा हेतु वर्ल्ड फेडरेशन बनाने का सुझाव उनका एक महान रचनात्मक योगदान था, जिस सोच के बाद दशकों पहले जब दुनिया 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे गठबंधनों का गठन करने के लिए एकत्रित हुई थी, उसका मूल सिद्धांत वर्ल्ड फेडरेशन के नाम से 1916 में राजा महेंद्र प्रताप ने दिया था, जिस यूएनओ के गलियारे में राजा साहब की प्रतिमा के लिए भी जगह नहीं है। राजा साहब का कार्य उन साझेदारी की नींव रखता है जो भारत के अलावा संपूर्ण विश्व को एकता के संदेश के लिए
प्रोत्साहित करती हैं। ब्रिटिश क्रूरताओं को उजागर करने, शिक्षा को बढ़ावा और वैश्विक शांति रक्षक के उनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए वर्ष 1932 में स्वीडन ने उनका नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आजाद भारत की सरकारों ने कभी भी उनका नाम न तो नोबेल पुरस्कार के लिए और न ही भारत रत्न के लिए नामित किया। मानव जाति के अस्तित्व की रक्षा करना राजा साहब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था। उन्होंने प्रेम धर्म की स्थापना कर कृत्रिम रूप से सांस्कृतिक, जातीय, नस्लीय और वैचारिक आधार पर विभाजित मनुष्यता के विचार को एक झटके में ही तोड़ दिया। रोम के वेटिकन के पोप ने उनका बहुत आदर सम्मान किया और उन्हें अपने चर्च में ठहराया। ईरान और तुर्की ने उन्हें सामूहिक रूप से आर्यन पेशवा की उपाधि दी। जापान और चीन में तमाम बौद्धों ने उनके प्रेम धर्म की दीक्षा ली और उन्हें जीवित बुद्धा की उपाधि दी। भारत के सन्यासियों और धर्म गुरुओं ने उन्हें आधुनिक युग का कृष्ण बताया। प्रसिद्ध संत देवराह बाबा ने राजा साहब को राजर्षि नाम दिया। कम्युनिस्ट विचारधारा के पुरोधा लेनिन ने उनके प्रेम धर्म को सराहा और उन्हें टॉलस्टॉयवाद की संज्ञा दी। यूरोपियन यूनियन ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द रेड ईगल के खिताब से नवाजा था। जापान के लोगों ने उन्हें ईस्ट का मार्को पोलो कहा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया जिसके राजा साहब अध्यक्ष थे और रास बिहारी उपाध्यक्ष। लेकिन जापानी जनरल तोजो से मतभेद के कारण बाद में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया तो रास बिहारी अध्यक्ष बन गए और बाद में जिसकी कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपी गई। राजा साहब स्वतंत्र देश के नागरिकों पर भारी भरकम टैक्स लगाने का विरोध करते थे। वे सिंगल टैक्स सिस्टम के पक्षधर थे। उन्होंने 1958 में इसे सदन में पेश किया था जिसे बाद की सरकारों ने व्यक्तिगत कारणों से लागू नहीं होने दिया था। आज उसी विचार के चलते जीएसटी लागू करके देश को कर स्तर पर एकता के सूत्र में बांधा गया है। वर्तमान देशवासी और भावी पीढ़ियां राजा साहब की सदा कृतज्ञ रहेंगी। राजा साहब की खूबी थी कि वे अपने समय से आगे देख पाते थे। वे आर्थिक दृष्टि से बुनियादी ढांचे के समग्र विकास के लिए रेलवे के आंशिक निजीकरण के पक्ष में थे। आज मुश्किल से 50 वर्ष भी नहीं बीते और देश में कितने उपक्रम हैं जिनका निर्माण प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं। जिस राजा ने दुनिया के तमाम देशों को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एकजुट किया, उनके अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को सिरे से नकार दिया गया। भारत चीन के संबंध जब कड़वाहट से भरे थे तब राजा साहब ने चीन के साथ अपने पूर्व संबंधों को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री से 1961 में चाइना और भारत के बीच मध्यस्थता करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। सवाल ये उठता है कि राजा साहब के कूटनीतिक अनुभव और वैश्विक विशेषज्ञता का उपयोग क्यों नहीं किया गया। राजा साहब के योगदान को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की सरकारों ने भले ही भुला दिया हो, लेकिन व्यक्ति इतिहास से बड़ा होता है। एक सच को 100 झूठ मिलकर दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच की ताकत है कि वो उन 100 झूठों के बीच से भी सर उठाकर बाहर झांकने लगता है। महानायक राजा महेंद्र प्रताप ने वर्ष 1979 में इस दुनिया से विदा ली। आज वो हमारे बीच नहीं है। वो एक राजा थे जिन्होंने संत बनने का मार्ग चुना, एक राजकुमार जो एक क्रांतिकारी बन गया और एक महानायक जिन्होंने 32 साल देश की आजादी के लिए पूरी दुनिया में संघर्ष किया। जिस दौरान इनकी धर्मपत्नी भी स्वर्गवासी हो गईं और उन्हें इस बात का 1 साल बाद पता चला। क्या हम उनके बलिदान, दृढ़ता और निस्वार्थ समर्पण की विरासत को उचित सम्मान दे पाए हैं? क्या अब तक बड़े बड़े संस्थानों, राष्ट्रीय राजमार्गों, हवाई अड्डों और देश की प्रमुख योजनाओं के नाम उनके नाम पर नहीं होने चाहिए थे? लेकिन दुर्भाग्य से संकीर्ण सोच और कुत्सित मानसिकता के चलते ऐसा नहीं हो सका। हालांकि वर्तमान सरकार ने अलीगढ़ में उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई।
राष्ट्र इस कार्य के लिए उनका कृतज्ञ रहेगा, लेकिन ये उस महानायक के लिए काफी नहीं है जिसने महाद्वीपों के पार लोगों को एकजुट किया और स्वतंत्रता सेनानियों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। वो एक प्रतीक हैं जिनकी शिक्षाएं और बलिदान इतिहास के गलियारों में हमेशा गूंजते रहेंगे। एक ऐसे राष्ट्रनायक जिनके सपने और मूल्य हमें एक ऐसे भविष्य की ओर मार्गदर्शन करेंगे जहां सद्भाव, न्याय और करुणा सर्वोपरि होगी। राजा साहब एक अनंत सागर थे। उनके बारे में जानने के लिए आप डॉक्टर विवेक सिंह एडवोकेट द्वारा अंग्रेजी और हिंदी में लिखित किताब द लास्ट किंग पढ़ सकते हैं।